नमस्कार, लेट्स टाइम न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं सैयद अबू रागिब। जंतर मंतर से जिस तरह से लगातार फौजी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आज 2500 दिन पूरे हो चुके हैं वन रैंक वन पेंशन को लेकर। और वन रैंक वन पेंशन की शेरनी कही जाने वाली सुदेश गोयत आज फिर हमारे साथ है। मैडम, क्या कहना चाहेंगे? आज 2500 दिन के बाद आप लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज काफ़ी तादाद में लोग यहाँ आए हुए हैं और कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया के ज़रिए आप जितने भी रिटायर्ड फौजी हैं उन तक पहुँचने की कोशिश कर रही हैं। देखिए, अभी हम 2500 दिनों से बैठे हुए हैं परिभाषा लागू करवाने के लिए। आज तक सरकार ने वन रैंक वन पेंशन की परिभाषा लागू नहीं की। अगर 2500 दिन और भी बैठना पड़ा हम बैठेंगे, लेकिन सैनिक हैं, सैनिक कभी हार नहीं मानता। 2500 दिनों से बैठे हुए हैं, आगे 2500 दिन और बैठना पड़ा तो हम बैठेंगे। अभी देश के कोने कोने में जाके हर जहाँ सैनिक ज़्यादा हैं वहाँ पे छोटी छोटी रैलियाँ करेंगे। उसके बाद एक बहुत बड़ी रैली हम जंतर मंतर पर करने जा रहे हैं। तारीख सतवीर बाद में बताएंगे, डिसाइड करके बताएंगे कि कब करनी है। अच्छा, आपकी मांग पूरी नहीं हो पा रही है, कहीं इसमें आप लोग की कमी तो नहीं है? देखिए, हमारी कमी नहीं है, सरकार की नीयत में खोट है। सरकार देना नहीं चाहती। आप जो हैं किसानों के बीच भी प्रोटेस्ट किया, किसानों ने अपनी बात आखिर मनवा ही लिया। सब ने कहा कि 3 कानून जो है वो ठीक है, आखिर सरकार वापस क्यों ली? देखिए, किसानों की जीत इसलिए हुई क्योंकि किसान एकजुट हो रहे। बहुत कोशिश की किसानों को तोड़ने की। सैनिकों के साथ क्या हुआ, सरकार ने एक घोषणा की 7 नवंबर 2015 को कि मैंने वन रैंक वन पेंशन दे दिया। प्रधानमंत्री जी ने कहा, बहुत से सैनिकों के मैसेज ये चला गया कि वन रैंक वन पेंशन मिल गया, लेकिन धरना हमारा जारी था। तो लोगों ने, सरकार ने चाल चली कि ये लोग तो अब भी नहीं उठ रहे यहाँ से। जनसतवीर और उनकी पूरी टीम यहाँ, वो कहते हैं ना कि खुट्टा गाड़ के बैठ गए थे जंतर मंतर पे। तो वो सरकार कोशिश कर रही थी कि अब इनको यहाँ से कैसे तोड़ा जाए। लोग आना बंद नहीं कर रहे थे। उन्होंने फैला दिया, अफवाह फैला दी कि जंतर मंतर पे जनसतवीर सिर्फ ऑफिसर की लड़ाई लड़ रहे हैं, जवानों की नहीं लड़ रहे। क्योंकि ऑफिसर तो 2.5% है, 2.5-3% है, बाकी तो 97% तो जैसे जवान हैं हमारे। तो जानबूझ के ये एक वहम डाला गया है जवानों के मन में कि ये लड़ाई तुम्हारे हक की नहीं है, अफसरों की है। ऐसे आप लोग जोड़ेंगे आखिर किस तरह से? जैसे किसान एकजुट होकर के अपनी बात जो है वो मनवा ही लिया, तो आप लोग किस तरह से? किसान कौन सा ऐसे ही जुड़ गया था? किसान भी तो इतने सालों से धक्के ही खा रहे हैं, परेशानी हो रहे हैं, अलग अलग संगठन बना के बटे हुए थे। जब किसानों को लगा लास्ट में कि अब बात आ गई है जमीन जाने की, जमीन उनके हाथ से निकलने वाली थी, तब आखिरी में किसान जागा। तब जाके किसान ने अपनी एकता दिखाई। तब वो न किसी संगठन के पीछे थे, न किसी एक नेता के पीछे थे। उनको ये समझ में आ गया था कि तुम्हारी ज़मीन चली जाएगी। और जवानों को भी तब समझ में आएगा, उस दिन जवान सारे एक हो जाएंगे। एक ही हैं अभी भी, बस वो थोड़ा सा कहीं कहीं वो गलतफहमी का शिकार हो रहे हैं। वो हम अलग अलग हर राज्य में जाएंगे, हर जिले में जाएंगे, गांव जाएंगे और उन भाइयों को अच्छे से समझाएंगे। वीर नारियां तो समझी हुई हैं, बट उनको घर का भी काम करना है, अकेली हैं तो वो बेचारी यहाँ नहीं पहुँच सकती। उनके लिए तो हम लड़ ही रहे हैं, बहनों के लिए तो ये लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन भाइयों को हम समझाएंगे कि तुम जागो, अगर नहीं जागे तो सरकार अपना फ़ायदा उठाएगी। 7 साल से हम सड़कों में बैठे हुए हैं और पता नहीं कि हो सकता है और 5 साल 7 साल और भी बैठना पड़े। लेकिन वन रैंक वन पेंशन की परिभाषा लागू नहीं होगी तब तक जंतर मंतर हम छोड़ने वाले नहीं हैं। लाठियां बरसाएं, गोलियां चलाएं, जो करना है सरकार करे। तानाशाही सरकार है, गुंडों की सरकार है, कुछ भी कर सकती है, बट हिम्मत नहीं हारेगा। सैनिक लड़ता रहेगा और आखिरी में जीत सैनिकों की होगी। एक चीज़ का याद रखना, देशवासियों को मालूम है, सरकार को भी ये मालूम है कि जो किसान है, 80% जो फौज है वो किसान है। जो अभी किसान के साथ बैठे हुए थे, ये सारे मेरे भाई, ये उसी किसान में बैठे थे। ये सरकार की भूल है कि वो इसको लगातार जारी रखेगी अपनी हट, और गलत वन रैंक वन पेंशन ना देकर हमको दूर रखेगी। सर, आप लोग दिखा भी तो नहीं पा रहे, जो जोड़ भी तो नहीं रहे। देखिए, हम शासन में हैं, किसानों ने तो दिखाया पूरे नहीं, उस लेवल पे इकट्ठे होना। बिकॉज हमारा 35 साल का जवान रिटायर हो जाता है, घर परिवार है, उसके 2 पेरेंट्स हैं, उसके 2 बच्चे हैं, वाइफ है, और वो कहीं ना कहीं लगा हुआ अपने पेशे में। वो 35 साल का घर आ गया है और उसने अगर सारा इकट्ठा होना है, उसने अपना हर रोज़नामा जीवन भी व्यतीत करना है, उसको क्या छोड़ देते हैं? एक सिक्योरिटी गार्ड के लिए जो कि मिसाइल चला रहा है, जो कंप्यूटर चला रहा है, जो गन्स चला रहा है, जो हर तरह की जो आधुनिक वेपन सिस्टम है उसको देखभाल कर रहा है। और उसको क्यों नहीं उसी तरह एश्योर्ड सेकंड कैरियर दूसरी नौकरी क्यों नहीं देती सरकार?
जो सरकार ने वादा कर रखा था। ये हमें सब चीज़ हर एक को मालूम है। एक बार जब इसके ऊपर हम इकट्ठे हो गए तो वो पूरा देश फिर इकट्ठा हो जाएगा। और हमारे भाई तो फार्मर्स हैं और सैनिक जो है 80% किसान है और किसान में 80% सैनिक है। आप आंकड़े लेके देख लो, जितनी फौज है 15 लाख की, उसमें से 11-12 लाख तो किसान है। ये बात सभी बॉर्डरों पे बहुत सारे सैनिक बैठे होते थे। मैं टिकरी बॉर्डर पे रहती थी, बहुत सारे सैनिक होते थे जो पंडाल में लोग बैठे हुए थे। उसमें 30% किसानों के साथ 30% सैनिक थे वहाँ पे। तो सैनिक तो किसान के परिवार से ही आता है और कोई नेताओं का बच्चा थोड़ी ना सेना में जाता है। किसान का बच्चा जाएगा, मजदूर का बच्चा जाएगा, फिर सेना जो अधिकारी ये मतलब फौजी हैं उनके बच्चे जाएंगे, और कोई सेना में नहीं जाता। हवलदार सुखदेव जी हैं, पूछो कि 1 साल बैठे हैं फार्मर्स के साथ। आखिर जो मुद्दे आपके हैं वो सरकार को आखिर क्यों नहीं समझ में आ रही है? सरकार समझना नहीं चाह रही। समझ में आए हुए है सरकार को। अगर समझ में नहीं आए होते तो प्रधानमंत्री जी उस टाइम 2016 में 15 में खुद जाके रैलियों में बोलते थे कि 1 रैंक 1 पेंशन मैंने थोड़ा सा दे दिया, थोड़ा सा बकाया है वो भी हम देंगे। प्रधानमंत्री जी ने खुद बोला हुआ है, ये अपनी जुबान पे तो रुकते नहीं है। जो खुद बोलते हैं वो काम भी पूरा नहीं करते। देश के हालात पे क्या कहेंगे? देश के हालात पे यही कहूंगी कि ये घटिया राजनीति छोड़े सरकार। जो जैसे अलग अलग राज्यों में जो घटनाएं हो रही हैं, हिंसक रूप ले रहे हैं, उसके बारे में क्या कहें? ये जो इनकी गंदी राजनीति करते हैं धर्म के नाम पे जल्दी लोग गुमराह हो जाते हैं और लोगों को भड़काते हैं। जानबूझ के गरीब बच्चों का इस्तेमाल किया जाता है। गरीब बच्चों को पैसे का लालच देके, जो गरीब मजदूर के बच्चे उनको लालच देके पैसे का झंडा लेके जा, भगवान झंडा तू मस्जिद पे लगा दे, तू जहाँ नमाज पढ़ रहे हो वहाँ से तू हनुमान चालीसा बोलते। उससे क्या होने वाला है? अगर जय श्री राम कहने से पेट की भूख खत्म होती हो या अल्लाह अकबर कहने से भूख खत्म होती हो, तो हम सारा दिन बिना काम करे, बिना पसीना बहाए अल्लाह अकबर करते रहेंगे, जय श्री राम करते रहेंगे, हनुमान चालीसा पढ़ते रहेंगे। उससे देश का विकास नहीं होने वाला। पढ़ा लिखा कोई एक बच्चा दिखा दो। जो भीड़ थी, जो कुछ हाथों में डंडे लठियाँ ले जा रहे थे, उसमें एक भी बच्चा था कोई जो पढ़ा लिखा हो? अरे ये लोग, ये इतनी गंदी सोच के लोग हैं, ये चाहते भी नहीं कि आगे लोग बढ़े। किसान आंदोलन में पढ़े लिखे बच्चे उनके साथ आए, तो अब ये स्कूलों को बंद कर रखा है। 3 सालों से स्कूल खुल नहीं रहे हैं। जैसे इस बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं, एग्जाम नज़दीक आते हैं, फिर दिखावा कर देते हैं, मीडिया में फैलाया जाता है। आज वहाँ पे इतने कोरोना के पेशेंट आ गए, आज इतने इनके हाथ में है। एक ही रात में लाखों कोरोना का पेशेंट बना सकते हैं। एक ही रात में इनको चाहिए, एक ही रात में बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं कि कोरोना तो ख़त्म हो गया। ये सिर्फ एक ढोंग है, देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। देश कोरोना की बीमारी के नाम पे डराया जा रहा है। लोग पहले भी डेथ होती थी, पहले हर गांव में आप देखिए, गांव में हर रोज कोई बुजुर्ग, कोई बूढ़ा, कोई हार्ट अटैक से, कोई किसी से, उस अभी जो भी डेथ होती है उसको कोरोना का नाम ले रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई बर्बाद हो रही है। बच्चे जो एज निकल रही है बच्चों की, बच्चे भर्तियों के लिए लाइनों में लगे हुए हैं। युवा सड़कों पे घूम रहा है, किसान सड़कों पे घूम रहे हैं, जवान 7 साल से बैठे हुए हैं। देश के युवाओं को क्या मैसेज देना चाहिए? देश के युवाओं को यही कहूंगी कि जाग तो चुके हैं, लेकिन जो नहीं जागे हैं, थोड़े 20% रह रहे हैं, वो भी जाग जाओ। नफरती माहौल को कैसे खत्म किया? नफरती को देखिए, नफरत लोगों के बीच में नफरत नहीं है। हम आस पड़ोस में, हमारे आस पड़ोस में हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, हम बड़े प्यार से रह रहे हैं। अभी भी एक भाई यहाँ बैठे हुए थे, वो कह रहे कि ईद है उस दिन आप आना मैडम। मैंने कहा हाँ, क्या क्या बना के रखोगे? तो हम सब आएंगे, जंतर मंतर की पूरी टीम जाएगी, आरिफ भाई के घर जाएगी। हमारे जनता में भेदभाव नहीं है, जनता सबको, हिंदू मुस्लिम को एक देखती है। गुरुद्वारे में आप जाके देखिए, कभी किसी ने देखा कि तेरी जाति क्या है? कि कहीं वहाँ लिखा हुआ है कि गुरुद्वारे के अंदर सिर्फ सिख भाई अंदर जाएंगे? कहीं पे भी लिखा है? एक पंक्ति में बैठ के खाना खाते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, एक पंक्ति में बैठा, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे रिक्शा चलाने वाला हो, एक थाली में खाना खाते हैं, एक जैसे खाना खाते हैं। तो सीख करनी है तो उससे सीखो। ये नहीं कि अगर वो रोड पे बैठ के नमाज पढ़ रहे हैं तो मैं उसके सामने बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ूं। उससे क्या करना, क्या साबित करना चाहते हैं? अगर उनको लगता है कि वो गलत है तो उनको प्यार से समझाओ, भाई रोड पे ना बैठ के तुम मंदिर के अंदर करो, अपने इसके मस्जिद के अंदर करो। और धर्म किसी पे थोपा नहीं जाता, धर्म अपने दिल से होता है, किसी के थोपने से नहीं होता। घर के अंदर 4 लोग है ना, अगर सास है ना वो कृष्ण भगवान की पूजा करती है तो बहू शेरा वाली माँ की आरती उतारती है। तो उससे सीखना होगा कि धर्म, जो हम धर्म मानते हैं, भगवान को मानते हैं, वो एक हमारा अपनी सोच होती है, अंदर की सोच होती है। उसको दिखाने से, अल्लाह अकबर करने से, जय श्री राम करने से, वो ये ना दिखाओ कि आप बहुत बड़े भगत हो। भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया, भगवान का भी सिखाता नहीं लड़ना आपस में। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो गोदी मीडिया है,
चैनल जो हैं इनको कंट्रोल किया जाता है यहाँ बीजेपी हेडक्वार्टर से। वहाँ पे कम से कम 2000 आदमी इस काम पे चलता है। जो कुछ वो कहना चाहते हैं वो गोदी मीडिया वही बात करता है। तो उनका मेन एम क्या है? मेन एम है कि वो माइंड सेट जो है लोगों का उसको चेंज करना चाहते हैं। जो वो कहते हैं उन्हीं को वो सच लगता है, क्योंकि एक झूठ जो है उसको सच बनाना, अगर पूरे चैनल्स जितने भी हैं वो रोज़ जितने एंकर्स भी हैं, एंकर्स भी क्या करते हैं कि वो पब्लिक के अंदर अपने प्लांट किए हुए बंदे रख लेते हैं। जब मैंने कहा आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, जब ये डिमोनेटाइजेशन हुआ है बैंकों के आगे लाइनें लग गई थी, उसी के अंदर प्लांटेड बंदे होते थे और उनका एक ही जवाब था थ्रू आउट इंडिया कि देखिए प्रॉब्लम तो हमको है, तकलीफ़ तो हमको हो रही है, मगर देश के लिए हम सब करेंगे। अब जब देश की बात आ जाती है, जो कि अभी मेन चीज़ देखिए यूपी के इलेक्शन के अंदर मुस्लिम और हिंदुओं के अंदर ये दंगे नहीं करा सके जो कि कराना चाहते थे। अभी लोगों को धर्म के ऊपर बांटा जा रहा है। ये एक बड़ी सोची समझी एक ये ब्योत है। क्यों? मीडिया कहीं ना कहीं इन्वॉल्व, मीडिया इन्वॉल्व है, 100% मीडिया इन्वॉल्व है, गोदी मीडिया। अनफॉर्चुनेटली जितने जर्नलिस्ट हैं पता नहीं क्यों उनको समझ नहीं आ रही है कि वो देश का भट्ठा क्यों बिठा रहे हैं। नौकरी बचा रहे हैं। नौकरी बेचारे में ये तो है, देश का भट्ठा क्यों बता रहे हैं। मगर ये जो मीडिया है जो माइंड सेट चेंज कर रहा है, ये 24 के लिए तैयारी हो रही है। इतिहास इन्हें माफ़ करेंगे? कभी नहीं करेंगे माफ़। मगर किसको माफ़ करें किसको नहीं करें, क्योंकि वो हर एक आदमी को अपना पेट लगा हुआ है, डरता है। किसी को किसी में फंसा देंगे, किसी को किसी के फंसा देंगे। तो ये मीडिया की गेम है जी बस। इन्होंने कहा मीडिया पे सवाल उठाते हुए, गोदी मीडिया पे इन्होंने सवाल उठाया और कहा है कहीं ना कहीं इसमें गोदी मीडिया का बहुत बड़ा रोल है नफरत फैलाने में। बने रहिए इस तरह के न्यूज़ आपके सामने हम लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए दें